हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रवीण कुमार शर्मा 12th केमिस्ट्री के पहला चैप्टर सॉलिड्स स्टेट के लेक्चर 3 में आज आपको सॉलिड्स में क्लोज पैकिंग पार्टिकल्स की कैसे होती है ये तुम्हें एक्सप्लेन किया जाएगा। तुम जानते हो कि जितनी भी हमें इस रियल वर्ल्ड में चीजें दिखाई देती हैं सब कैसी होती हैं, 3D स्ट्रक्चर की होती हैं। जितनी भी चीजें हैं सब 3D स्ट्रक्चर में होती हैं। तुम कहोगे साहब बेस होता है कॉपी का, वो तो प्लेन होता है, लेकिन उसकी भी कोई ना कोई मोटाई होती है, उसमें भी कोई ना कोई मोटाई होती है, अर्थात वो भी 3D होता है। तो जितनी भी रियल स्ट्रक्चर है वो सब 3D होती हैं। अब बात ये आती है कि सॉलिड्स की 3D स्ट्रक्चर बनाने में हमारे पार्टिकल्स कैसे पैक हुए हैं। और तुम जानते हो कि सॉलिड्स की पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होती हैं। क्यों पैक्ड होते हैं? ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो इसका मतलब है कि सॉलिड्स में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होंगे तभी उनके बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा। और जब स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर फोर्स होगा तो वो फिक्स्ड पोजीशन ऑक्यूपाई करेंगे, जिससे कि उनका वॉल्यूम और शेप दोनों कैसी हो जाती हैं, फिक्स हो जाती हैं। तो आज हम तुमको ये समझाएंगे कि सॉलिड्स में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स किस आधार से, किस तरह से क्लोजली पैक्ड होते हैं। कोई भी 3D स्ट्रक्चर कैसे बनाई जा सकती है। जैसे आप एक एग्जाम्पल ले सकते हैं किसी भी फ्रूट सेलर का, जो फल विक्रेता होता है, फ्रूट बेचने वाला होता है। तुमने देखा होगा कि वो फलों को एक निश्चित शेप में लगाता है, पिरामिड शेप में लगाता है फलों को, वो 3D शेप में लगाता है सब फलों को। उससे उसको क्या फायदा होता है? फर्स्ट फायदा तो उसको, पहला फायदा तो ये होता है कि छोटी सी जगह में उसके बहुत सारे फल आ जाते हैं। दूसरा फायदा ये होता है कि उन फलों का ढेर देखने में कैसा लगता है, सुंदर लगता है। तीसरा ये होता है कि वो ढेर कैसा होता है, स्टेबल होता है, फलों के गिरने की संभावना कम होती है, प्रोबेबिलिटी कम होती है। और चौथा फायदा क्या करता है कि जो फल का खराब पोर्शन होता है उसको तो अंदर दबा के रखता है, और जो अच्छा पोर्शन होता है उसको बाहर निकाल करके रखता है। तो वो फल, तो वो उस ढेर में, जो उस पिरामिडल है ना, उसका फलों का जो ढेर है उसमें सभी फलों के अच्छे अच्छे पोर्शन बाहर दिखाई देते हैं। तो ये लगता है कि इस फल विक्रेता के, इस फ्रूट सेलर के सभी फल कितने अच्छे हैं, और उसकी बिक्री भी अच्छी होती है। तो ऐसे ही सॉलिड्स जितने भी मटेरियल्स हैं, जितने भी मैटर हैं, सब में उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इस तरह से क्लोजली पैक्ड होते हैं कि उनको अधिक से अधिक स्टेबिलिटी मिले। स्टेबिलिटी कब मिलेगी? जब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा। स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर फोर्स कब होगा? जब पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होंगे। तो अब हम ये देखते हैं कि सॉलिड्स में पार्टिकल्स कैसे क्लोजली पैक्ड होते हैं, जिससे कि उनकी स्टेबल 3D स्ट्रक्चर उभर के आती है। तो कभी तुम देखना कि जैसे तुमने देखा होगा मिठाई की दुकानों में भी जो स्वीट सेलर होते हैं अपनी ट्रे में वो मिठाइयाँ लगाते हैं, लड्डू वगैरह लगाते हैं, एक निश्चित वे में लगाते हैं। क्लोज पैकिंग भी कैसी होती है? पार्टिकल की शेप के अनुसार वो क्लोज पैक्ड होते हैं। एक तुम लड्डू ले लीजिए, एक बर्फी ले लीजिए। बर्फी कैसी होती है? क्यूबिक नेचर की होती है। लड्डू कैसा होता है? स्फेरिकल नेचर का होता है। तो तुम देखोगे कि ट्रे में बर्फी के ढेर का शेप अलग होगी और लड्डू के ढेर की शेप अलग होगी। अर्थात ट्रे में लड्डू अलग मैनर में अरेंज किए जाएंगे और बर्फी की ट्रे में बर्फी के टुकड़े अलग तरह से अरेंज किए जाएंगे। तो क्लोज पैकिंग भी किसके अनुसार होती है कि हमारा पार्टिकल किस शेप का है। तो यहाँ पर हम किसकी क्लोज पैकिंग पढ़ेंगे? भाई जितने भी मैटर हैं सब किससे मिलकर के बने हैं? एटम से। तो कौन क्लोज पैक्ड होंगे?
एटम क्लोजली पैक्ड हो। और एटम को हमने क्या माना है, आइडेंटिकल स्फीयर्स माना है। स्फीयर माना कैसा माना है, लड्डू की शेप जैसा माना है। जैसे स्वीट सेलर अपनी ट्रे में लड्डू को जिस तरह से अरेंज करता है पिरामिड शेप में, वही स्टेप यहां पर हम अप्लाई करेंगे। वही स्टेप अप्लाई करेंगे। कितनी स्टेप है समझाएंगे हम। 3 स्टेप में है। क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन। उसने ट्रे खाली की, पहले लड्डुओं की एक लाइन बनाता है, अर्थात एक रो बनाता है। दैट मीन्स क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन। फिर दूसरी बार में क्या करता है, प्लेन बनाता है, अर्थात उस लड्डू की लाइन के नीचे दूसरे लड्डू की लाइन रखता है, फिर तीसरे लड्डू की लाइन रखता है, तो क्या बन जाता है, प्लेन बन जाता है। दैट मीन्स क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। फिर पहली लेयर बन गई, फिर पहली लेयर के ऊपर इसी तरह से दूसरी लेयर के लड्डुओं को अरेंज करता है, फिर दूसरी लेयर के ऊपर तीसरी लेयर के लड्डुओं को अरेंज करता है। इस तरह से धीरे 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 लड्डुओं का ढेर ऊपर की ओर हाइट में बढ़ता चला जाता है। दैट मीन्स अब उसमें प्लेन भी हो गया, प्लेन में लेंथ भी हो गई, विड्थ भी हो गई, और जब ऊपर की ओर बढ़ता है तो हाइट भी हो गई। दैट मीन्स क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। तो अब हम यही इसी तरह से देखेंगे कि सॉलिड्स में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स 3D स्ट्रक्चर देने के लिए कैसे क्लोज पैक्ड होते हैं, जिससे कि उनके बीच में है ना स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी हो सके और वो स्टेबल भी हो सके। तो इसके समझेंगे आज उनकी क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर इन सॉलिड्स। तो कितनी स्टेप में समझेंगे, 3 स्टेप में समझेंगे। क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन, दूसरा समझेंगे क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन, तीसरा समझेंगे हम क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। तो पहली स्टेप हम क्या बने चलेंगे, क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन। क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन का मतलब है कि पहले हम लड्डुओं की एक लाइन की तरह एटम्स भी पहले एक रो में अरेंज होंगे। और क्लोज पैकिंग का मतलब क्या है कि वो अधिक से अधिक छोटी सी जगह में अधिक से अधिक पैक हो सके, है ना। अधिक से अधिक पैक कब होंगे, जब वो एक दूसरे को टच करें। तो याद रखना, किसी भी मटेरियल्स में, किसी भी सॉलिड्स में जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो कैसे होते हैं, क्लोजली पैक्ड, अर्थात एक दूसरे को टच किए हुए होते हैं। इसलिए सॉलिड्स में क्या होता है कि पार्टिकल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मैक्सिमम होता है और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कैसा होता है, मिनिमम होता है ना। तो हम ये देखेंगे यहाँ पर। तो अब हम पहले कौन सी स्टेप लेते हैं, पहली स्टेप लेते हैं क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन, है ना। तो क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन पहली स्टेप, जिसमें पार्टिकल्स एक रो में क्लोज पैक्ड होंगे। कैसे क्लोज पैक्ड होंगे, क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन। वन डायमेंशन मीन्स एक ही डायमेंशन हो, चाहे वो एक्स हो, चाहे वो वाई हो, चाहे वो जेड हो, एक ही डायमेंशन हो। तो हमने केवल एक ही डायमेंशन ले ली, कौन सी, चाहे वो एक्स हो सकती है, चाहे वो वाई हो सकती है, ये डायमेंशन। इसमें पार्टिकल्स कैसे क्लोजली पैक्ड होंगे, इस तरह से, है ना। कुछ स्फीयर्स, इतनी अच्छी मेरी ड्राइंग नहीं है, ये सब बिल्कुल स्फेरिक, बिल्कुल सर्किल के आकार में हो,
लेकिन ये सब कैसे एज्यूम करके चल रहे हैं, कैसा मान के चल रहे हैं, ये स्फीयर है ना। तो अब तुम किसी भी पास, सब कैसे हैं पार्टिकल्स, पहली पहचान क्या है, क्लोजली पैक्ड है। कैसे हैं, सब एक ही डायमेंशन में है, एक ही लाइन में। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, पार्टिकल्स कैसे अरेंज हुए, पहले रो में अरेंज हुए, एक रो बनाई पहले, एक लाइन बनाई पहले, और तुम देख रहे हो कि सब एक दूसरे के टच में है। और हम किसी एक पार्टिकल को हम कंसीडर करें, जैसे हमने ये पार्टिकल कंसीडर किया, ये पार्टिकल कितने के टच में है, एक तो इसके टच में है और एक इसके टच में है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया, 2 आया। और वन डायमेंशन में क्लोज पैक करने पर रो कैसी बनी, लाइन है ना, उसको हम क्या कहते हैं, रो कहते हैं। अर्थात हम पार्टिकल्स को वन डायमेंशन का मतलब है कि पहले रो में अरेंज करते हैं, ये है ना, और एक दूसरे के टच में रखते हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आता है, 2 आता है। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब है नियरेस्ट बिहेवियर, एडजॉइनिंग नियरेस्ट बिहेवियर्स, अर्थात जो अपने पड़ोसी होते हैं, उसके कितने पड़ोसी थे, एक ये और एक 2 से ये टच था, इसलिए इसके 2 पड़ोसी हो गए। जैसे तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारे घर के आसपास कितने, तुम्हारा घर की दीवारें कितने अदर घरों से जुड़ी हुई हैं, वो तुम्हारे कौन है, नियरेस्ट बिहेवियर्स हैं। दैट मीन्स तुम्हारे घर का कोऑर्डिनेशन नंबर वो शो करेंगे, है ना। तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 1 और 2, तो कितना हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर 2। अर्थात वन डायमेंशन में अगर अरेंज होते हैं पार्टिकल्स, तो वन डायमेंशन में पहले पार्टिकल्स 3D स्ट्रक्चर बनाने के लिए पहले वन डायमेंशन में पार्टिकल अरेंज किए जाते हैं, तो वहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आता है, 2 आता है। और क्या बनती है, एक रो बनती है, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इस रो के नीचे दूसरी रो रखेंगे, फिर तीसरी रो रखेंगे, फिर 4th रो रखेंगे, अर्थात क्या बनेगा, एक प्लेन बनेगा। लेकिन रो रखते समय हमें ये देखना है कि हमारा स्पेस, उनके बीच में जो स्पेस है वो मिनिमम होना चाहिए, अर्थात छोटी सी जगह में बहुत सारे पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होने चाहिए। तो मैं अब तुम्हें कौन सा डिस्कस करते हैं, दूसरी स्टेप, क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। क्लोज पैकिंग इन 1 की जगह अब मैं क्या लिखूंगा, 2। और स्टेप कौन सी आ गई, सेकंड। तो इस सेकंड, पहली स्टेप 1 डायमेंशन की, दूसरी स्टेप सेकंड डायमेंशन की, है ना, 2 डायमेंशन की। और 2 डायमेंशन कब बनेगी, 1 डायमेंशन से ही बनेगी। दैट मीन्स एक रो के नीचे दूसरी रो रखेंगे, दूसरी रो के नीचे तीसरी रो रखेंगे। उसके भी 2 तरीके हैं, क्यों, क्योंकि हमें ये ध्यान रखना है कि जब हमारी 2 डायमेंशन या प्लेन बने तो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस मिनिमम होना चाहिए। ये हमें अपनी बुद्धि से ध्यान लगाना है कि पार्टिकल्स की जब हम प्लेन बनाएं, जब एक रो के नीचे दूसरी रो रखें, तो हम इस तरह से दूसरी रो को पहली रो के नीचे रखेंगे कि उनके बीच में स्पेस, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस कम से कम होना चाहिए। तो उसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका है स्क्वायर क्लोज पैकिंग, दूसरा तरीका है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अर्थात हम 2 डायमेंशन बनाने में एक रो के नीचे जब दूसरी रो रखेंगे, तो दूसरी रो के पार्टिकल्स को पहली रो के पार्टिकल्स में हम 2 तरह से रख सकते हैं कि उनके बीच में स्पेस एक बार में तो स्क्वायर दिखाई देगा और दूसरी बार में कैसा दिखाई देगा, ट्राइएंगल दिखाई देगा।
ट्राइंगल कब दिखाई देगा? जब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होगी। तो 2 डायमेंशन में अगर हमें प्लेन 2 डायमेंशन में अगर हमें रो अरेंज, एक दूसरे के नीचे रो अरेंज करनी है, तो प्लेन की स्पेस, प्लेन जो बनेगा वो 2 तरीके से बनेगा। 2 डायमेंशन 2 तरीके से बनेगा, स्क्वायर क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। स्क्वायर क्लोज पैकिंग का मतलब है कि इस मैनर में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आएगा और इस मैनर में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आएगा। दैट मीन्स स्क्वायर क्लोज पैकिंग का मतलब है कि पार्टिकल्स के टच में कितने होंगे? अदर पार्टिकल्स 4 होंगे और इसमें कितने होंगे? 6 होंगे। इसमें स्पेस कैसा होगा? उनके बीच में स्क्वायर होगा और इसके बीच में स्पेस कैसा होगा? ट्राइंगुलर है ना। ट्राइंगल स्पेस में ना, ट्राइंगल शेप का वॉइड होगा। वॉइड मींस एम्प्टी स्पेस होगा, है ना। तो देखते हैं, तो देखिए पहले देखिए स्क्वायर क्लोज पैकिंग, है ना। तो इसमें देखते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन कैसे देखते हैं? देखिए ये पहली रो, इस पहली रो के नीचे दूसरी रो कैसे रखी जाएगी? इस तरह से रखी जाएगी कि पहली रो के नीचे, पहली रो के स्फीयर के नीचे दूसरी रो के स्फीयर आने चाहिए। पहली रो के नीचे दूसरी रो के स्फीयर ही आने चाहिए। और दूसरी रो के नीचे तीसरी रो के स्फीयर आने चाहिए। तो इस अरेंजमेंट में देखिए प्लेन बन गया एक्स और वाई, प्लेन बन गए। और अरेंजिंग मैनर क्या था कि पार्टिकल्स वर्टिकली और हॉरिजेंटली कैसे होने चाहिए? अलाइंड, अर्थात एक ही लाइन में होनी चाहिए। वर्टिकली और हॉरिजेंटली, ऐसे भी एक ही लाइन में है और ऐसे भी एक लाइन, अर्थात इन सभी के सेंटर एक ही लाइन पर पड़ रहे हैं और इन सभी के सेंटर एक ही लाइन। तो पहला कैसा है? नंबर 1 ए टाइप क्लोज पैकिंग कैसी है? ए टाइप, अर्थात जैसी ये रो है, जो पैटर्न इसमें अपनाया गया क्लोज पैकिंग का, वही पैटर्न इसमें है। दैट मीन्स सभी पार्टिकल्स कैसे हैं? सभी पार्टिकल्स की रो कैसी हैं? आइडेंटिकल है, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली अलाइंड है। ये ए, तो ये भी रो कैसी हो गई? ए, और ये भी रो कैसी हो गई? इसका मतलब क्या है
कि इस स्क्वायर क्लोज पैकिंग में सभी पार्टिकल्स एक दूसरे के नीचे होते हैं, एक दूसरे को टच करते हुए वर्टिकली और हॉरिजेंटली वर्टिकली अलाइंड होते हैं। दूसरा देखिए, एम्प्टी स्पेस कैसा है तुम्हारा, है ना, कैसा है, स्क्वायर, देख रहे हैं ना, सब स्क्वायर दिखाई दे रहे हैं। कैसा दिखाई दे रहा है एम्प्टी स्पेस, इस तरह से, इस स्फीयर का ये स्फीयर, ये स्फीयर, ये स्फीयर, तो कैसा है, स्क्वायर एम्प्टी स्पेस, है ना। तो इनके बीच में जो स्पेस खाली है वो कैसा है, स्क्वायर है। अर्थात स्क्वायर क्लोज पैकिंग में पार्टिकल्स के बीच में एम्प्टी स्पेस कैसा होता है, स्क्वायर होता है। और याद रखना, 2 डायमेंशन में स्क्वायर का एरिया सबसे ज्यादा होता है ना। तो स्क्वायर एम्प्टी स्पेस। तीसरा, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया, 4। अर्थात इस स्क्वायर क्लोज पैकिंग में 2 डायमेंशन के स्क्वायर क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर कौन सा हो, कितना होता है, 4। किसी भी एक पार्टिकल को तुम कंसीडर कर लीजिए, जैसे तुमने ये पार्टिकल कंसीडर कर लिया, तो ये पार्टिकल कितने के टच में है, ये मत देखना कितने से सराउंडिंग है, ये नहीं देखना है, ये देखना कितना इसकी जो सरकमफ्रेंस है कितने पार्टिकल से टच की हुई है, ये देखिएगा। देखो, इससे टच हो रहा है यहां पर, अर्थात पहले पार्टिकल से टच हो रहा है, फिर इस पार्टिकल से टच हो रहा है, फिर इस पार्टिकल से टच हो रहा है, और इस पार्टिकल से टच, कितने पार्टिकल से टच हो रहा है, इसका सरकमफ्रेंस 4 से हो रहा है। अगर हम चारों पार्टिकल्स के सेंटर को ज्वाइन कर दें स्ट्रेट लाइन से, जोड़ दें हम स्ट्रेट लाइन से, तो क्या बना, स्क्वायर। क्या कहलाता है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। लेकिन इसमें कमी क्या है कि इसमें एम्प्टी स्पेस कैसा होता है, ज्यादा होता है। कैसा होता है, स्क्वायर का एरिया ज्यादा होता है 2 डायमेंशन में, इसलिए कैसा होता है ये, इसकी 4th लेस एफिशिएंट। लेस एफिशिएंट का मतलब क्या, मेन पर्पस क्या है पार्टिकल्स का, छोटी सी जगह में अधिक से अधिक, छोटी सी ट्रे में अधिक से अधिक लड्डू अरेंज हो जाए, छोटी सी जगह में अधिक से अधिक लड्डुओं का ढेर लग जाए। तो यह किसकी, यही दुकानदार की इच्छा है कि भाई मेरा अधिक से अधिक लड्डू छोटी सी ट्रे में लग जाए। वो बहुत सारी ट्रे में लगाएगा तो फिर और मिठाइयों किस में लगाएगा। तो ऐसे ही छोटी सी स्पेस में पार्टिकल्स अधिक से अधिक अरेंज हो जाएं, एम्प्टी स्पेस उनके बीच में कम से कम हो। लेकिन अब हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर तो स्पेस बहुत ज़्यादा हो रहा है बीच में, तो हमें ये क्या लगा, लेस एफिशिएंट लगा। अब हम ये सोचते हैं कि कोई दूसरा तरीका है या नहीं है, जिससे अगर दूसरा तरीका ऐसा हो कि इसमें जो स्पेस आ रहा है वो कम हो जाए, वो रिड्यूस हो जाए, लेस हो जाए, तो हम देखते हैं वो दूसरा तरीका क्या है जिससे कि ये स्क्वायर वाला जो एम्प्टी स्पेस है वो रिड्यूस हो जाए। तो दूसरा तरीका क्या है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, है ना।
हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। अब इसमें हम ये देखेंगे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में कि पहली रो के पार्टिकल्स के बीच, पहली रो के स्फीयर के नीचे दूसरी रो के स्फीयर को हम किस प्रकार अरेंज करें कि हमारा स्क्वायर नहीं बनना चाहिए, एम्प्टी स्पेस स्क्वायर नहीं होना चाहिए, चाहे वो वर्टिकली या हॉरिजेंटली अलाइंड हो या ना हो, लेकिन हमारा स्पेस कम से कम हो जाए जिससे कि उनकी संख्या क्लोज पैकिंग में बढ़ जाए। तो कौन सा कैसे करते हैं इसमें, है ना, अब ये देखते हैं। इस मैनर में हम क्या करेंगे, पहली रो के पार्टिकल्स अर्थात पहली रो के स्फीयर तो प्रीवियस वाले पहले वाले क्लोज पैकिंग में अर्थात स्क्वायर क्लोज पैकिंग में हमने क्या देखा था कि अगर हम दूसरी रो के स्फीयर को पहली रो के स्फीयर के नीचे जस्ट नीचे रख देंगे टच करते हुए अर्थात वर्टिकली अलाइन कर देंगे तो हमारा एम्प्टी स्पेस कैसा आता था, स्क्वायर। तो अब हम सोचेंगे कि अब हम इसके टच में नहीं रखेंगे, वर्टिकली अलाइन नहीं करेंगे इसको। अब रो है तो रो तो हॉरिजॉन्टली अलाइंड होगी ही होगी, लेकिन वर्टिकली अलाइंड नहीं करेंगे। अब वर्टिकली अलाइंड नहीं करेंगे तो इसके लिए क्या करेंगे कि इसके पहली रो के जस्ट नीचे ना रख करके कहां रखेंगे, इसके इस डिप्रेशन में रखेंगे, इस डिप्रेशन, ये जो तुम्हारा दिखाई दे रहा है यहां रखेंगे। कैसे, इस तरह से, ऐसे ही देखिए आइडेंटिकल स्फीयर मुझ पर नहीं बन पाए हैं, टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं इसमें, क्योंकि इतनी अच्छी मेरी आर्ट नहीं है ना। फिर भी मैं एक डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अपनी एनसीईआरटी बुक खोलना, उसमें बहुत अच्छी तरह से समझाया है, बहुत सुंदर तरह से समझाया है उसमें, है ना। तो उसमें देखना इसी तरह से, अर्थात पहली रो के स्फीयर के बीच में जो डिप्रेशन है ये वाला, इस तरह से उनको रखा गया है। ऐसे ही दूसरी रो के स्फीयर के डिप्रेशन के नीचे, ना डिप्रेशन में तीसरी रो के रखे गए, फिर इसको रखे गए। अब इसमें फायदा क्या हुआ, एक तो हमारा स्पेस कम हो गया, पहले वहां पे स्पेस कैसा था, स्क्वायर क्लोज पैकिंग में एम्प्टी स्पेस कैसा था, स्क्वायर था। अब कैसे हो गया, ट्राइएंगुलर। और ट्राइएंगुलर भी दो तरह के हैं, कैसे, अल्टरनेट मैनर में, इस तरह से ए बी ए बी ए बी ए बी, अर्थात ट्राइएंगुलर बॉइड कैसे हैं, अल्टरनेट बॉइड।
अल्टरनेट मैनर का मतलब है कि पहले ट्राइंगुलर वॉइड का वर्टेक्स कहाँ है, अपर साइड में, तो दूसरी का कहाँ है, लोअर साइड में, तीसरी का कहाँ है, अपर साइड में, फिर फोर्थ का कहाँ है, लोअर साइड में, अर्थात ए बी ए बी ए तो नंबर 1 इस मैनर में पार्टिकल्स कैसे होते हैं, स्फीयर कैसे होते हैं, हॉरिजेंटली तो अलाइंड होते हैं, वर्टिकली अलाइंड नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए पहली रो के पार्टिकल्स के नीचे दूसरी रो का जस्ट ठीक नीचे पार्टिकल नहीं है, या इसके नीचे ठीक ये पार्टिकल नहीं है, लेकिन तीसरी रो का पार्टिकल देखना ध्यान से, ये सेंटर और ये सेंटर, पहली रो दूसरी रो तीसरी रो, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड, है ना, पहले फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो। तो तुम देख रहे हो पार्टिकल्स हॉरिजेंटली अलाइंड हैं, वर्टिकली अलाइंड नहीं है, क्योंकि पहली रो के पार्टिकल्स के या स्फीयर के नीचे ठीक जस्ट नीचे दूसरी रो के स्फीयर नहीं है। अगर हम पहली रो के स्फीयर के सेंटर और दूसरी रो के स्फीयर के सेंटर को मिलाने की कोशिश करें तो हम वी ऑब्जर्व दैट स्फीयर ऑफ द थर्ड रो जस्ट लाइक the sphere of just lie below the sphere of first रो, अर्थात थर्ड रो का स्फीयर ठीक फर्स्ट रो के स्फीयर के नीचे होता है। दैट मीन्स स्फीयर ऑफ थर्ड रो आर वर्टिकली अलाइंड टू दैट ऑफ द फर्स्ट रो, अर्थात अगर हमने इन अदर वर्ड वी कैन से दैट फर्स्ट रो इज ए, अगर पहली रो फर्स्ट रो को हम क्या माने, ए माने, तो ये सेकंड रो क्या है, ये डिफरेंट है, तो ये क्या मान ली, बी, और ये क्या हो गई, ये किसके समान है, पहली रो के, ये किसके आइडेंटिकल है, पहली रो के, किसके वर्टिकली अलाइंड है, ए के, इसलिए ये भी क्या हो गई। अब फोर्थ रो अब कौन सी आएगी, फोर्थ रो अगर हम यहां पे अरेंज करते, फोर्थ रो अगर हम यहां पे अरेंज करते तो वो कौन सी होती, बी। तो टाइप कैसा हो गया, ए बी टाइप। दूसरा एम्प्टी स्पेस कैसा हो गया, ट्राइएंगल। तो क्या हो गया, ट्राइएंगुलर एम्प्टी स्पेस, ट्राइएंगुलर एम्प्टी स्पेस हो गया। और वो भी ट्राइएंगल कैसे होंगे, अल्टरनेट मैनर में होंगे। अगर पहले का वर्टेक्स ऊपर की ओर है तो दूसरे का वर्टेक्स नीचे की ओर होगा, तो तीसरे का वर्टेक्स ऊपर की ओर। अल्टरनेट मैनर में प्रोड्यूस होते हैं। थर्ड, कोऑर्डिनेशन नंबर, अर्थात पड़ोसियों की संख्या ज्यादा होगी। घर की दीवारें जब अदर घरों से ज्यादा घरों से टच होती हैं तो कहते हैं कि साहब बस्ती बहुत कैसी है, हाई डेंसिटी वाली। और कम पड़ोसियों से टच होती है तो कहते हैं कि बस्ती कैसी है ना, डेंसिटी कम है, रेयर है, दूर दूर है उसमें मकान, खुली हुई है।
फ्लूइड का मतलब क्या है कि एम्प्टी स्पेस ज़्यादा है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कैसा हो गया 6। स्क्वायर से एम्प्टी स्पेस, ट्रायंगल एम्प्टी स्पेस रिड्यूस है इसलिए, और कोऑर्डिनेशन नंबर भी बढ़ गया, अर्थात उसी स्पेस में जहां 4 पार्टिकल्स अरेंज हो रहे थे अब कितने हो रहे हैं 6 पार्टिकल्स अरेंज हो रहे हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ गया। क्लोज पैकिंग कैसी हो गई एफिशिएंट। मोर क्लोज पैकिंग कैसी आएगी मोर एफिशिएंट। अब समझ में आ गया कि स्वीट सेलर ने जब अपनी मिठाई की लड्डुओं की ट्रे लगाई होगी तो वो ज़्यादा लड्डू उसमें अरेंज करना चाहेगा या कम करना चाहेगा, ज़्यादा अरेंज करना चाहेगा, क्योंकि उसको अदर ट्रे में अदर मिठाइयाँ भी लगानी है। अब बहुत सारी ट्रे लगाएगा तो स्पेस भी ज़्यादा चाहिए उनको लगाने के लिए, और ट्रेयों की संख्या, उसको ट्रे भी ज़्यादा खरीदनी पड़ेंगी, इसलिए उसकी कोशिश क्या होती है कि कम से कम ट्रे में अधिक से अधिक लड्डू आ सकें। तो वो कौन सी पैटर्न अपनाएगा, ये वाला पैटर्न। अब आपकी समझ में आ गया होगा कि फ्रूट सेलर या स्वीट सेलर अपने फल या अपने लड्डू बेचने के लिए पहले कैसा करेगा 1 डायमेंशन अर्थात रो बनाएगा, फिर कैसा करेगा 2 डायमेंशन अर्थात प्लेन बनाएगा, और प्लेन में भी कौन सा मेथड फॉलो करेगा, कौन सा पैटर्न फॉलो करेगा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, अर्थात उसका 2 डायमेंशन या लेयर या प्लेन कैसी होगी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग पैटर्न, है ना। अब हम यहाँ पे ये देखते हैं कि ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आता है या नहीं, अर्थात कोई भी पर्टिकुलर स्फीयर यहाँ पे अदर 6 स्फीयर से टच में है या नहीं। जैसे मैंने ये स्फीयर मान लिया ए, तो तुम देखोगे ये स्फीयर इससे टच है, 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 अर्थात कितने स्फीयर इस ए से टच में है 1 2 3 4 5 6। अगर इन स्फीयर के सेंटर को अगर हम मिलाते चले जाएं स्ट्रेट लाइन से सीधे ज्वाइन कर दें तो क्या बनता है हेक्सागोन। तो है ना, तो क्लोज पैकिंग किसमें अच्छी होती है 2 डायमेंशन में हेक्सागोन। अब हम क्या पढ़ेंगे क्लोज पैकिंग। अब तीसरी स्टेप आती है क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन जैसे आपकी कॉपी लीजिए, तुमने देखा होगा कॉपी जब लेते हो जैसे ये कॉपी है, इसका ये पहला पेज, तो पहला पेज तुम देख रहे हो बहुत कम थिकनेस है इसकी, ये तो इसका प्लास्टिक कवर है ये तो, पर ये हम पेज ही मान के चलते हैं इसको, इसकी थिकनेस बहुत कम है, नेग्लिजिबल मान के चल रहे हैं हाइट इसकी। इसमें एक्स बाई 2 ही एक्सिस हैं अर्थात ये 2 डायमेंशन है। ऐसे बहुत से पेजों को हम इसके ऊपर है ना ये रखा फिर ये रखा, ऐसे करके अरेंज करते चले जाएं तो क्या बन जाता है पूरी कॉपी बन जाती है। अब तुम देख रहे हो इसमें एक्स बाई और ये जेड, अर्थात एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर रखते चले जाएं तो क्या बन जाती है 3 डायमेंशन। तो ऐसे ही इस सॉलिड्स के 3 डायमेंशन स्पेस में पहले हमने 1 डायमेंशन दिया,
फिर 2 डायमेंशन से प्लेन बनाया, लेयर बनाई, और लेयर भी हमारी 2 तरह की बनी, एक स्क्वायर क्लोज पैकिंग की और एक हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की। 2 तरह की लेयर बनी, एक स्क्वायर क्लोज पैकिंग की, एक हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की। लेकिन मोर एफिशिएंट कौन सी थी? हेक्सागोनल क्लोज। तो यहां पर तो दुकानदार ने तो कौन सी फॉलो की थी? हेक्सागोनल वाली। लेकिन नेचर तो दोनों को फॉलो करेगी। अगर नेचर एक को ही फॉलो करती तो हम दूसरी का पहली का नाम ही क्यों होता? नेचर दोनों को फॉलो करती है। अर्थात 3D बनाने में अब हमारे पास 2 तरीके हैं। पहला तरीका क्या है? स्क्वायर क्लोज पैकिंग लेयर्स को हम 3D स्ट्रक्चर में क्लोज पैक करें। दूसरा तरीका क्या है? हेक्सागोनल लेयर्स को हम 3D में क्लोज पैक करें। तो हम दोनों को देखते हैं कैसे कैसे करते हैं। क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन, अर्थात हम लेयर को, है ना, एक दूसरे के ऊपर रखेंगे, लेयर को हम क्लोज पैक करेंगे, लेयर को हम स्टक करेंगे। कैसे? डिपेंडिंग अपॉन द नेचर of close packed layers, अर्थात तुम्हारी लेयर किस नेचर की है। There are 2 patterns of 3D close packing। क्योंकि लेयर हमारी कितनी तरह की थी? 2 तरह की थी, एक स्क्वायर क्लोज पैकिंग वाली और दूसरी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग वाली। इसलिए हमारी 3D क्लोज पैकिंग भी दोनों 2 प्रकार की होगी, 2 टाइप्स की होगी। फर्स्ट, क्लोज पैकिंग ऑफ स्क्वायर लेयर्स इन 3D। सेकंड, क्लोज पैकिंग ऑफ हेक्सागोनल लेयर्स इन 3D। तो पहला है क्लोज पैकिंग ऑफ हेक्सागोनल थ्री, अर्थात 2 तरह की हमारी 2 डायमेंशन में लेयर बन के आई थी। 2 तरह के हमने पैटर्न किए थे, एक स्क्वायर क्लोज पैकिंग में और एक हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में। तो अब हम दोनों लेयर को 3D में पैक करने की कोशिश करेंगे, दोनों लेयर को हम एक दूसरे के ऊपर स्टक करने की कोशिश करेंगे, है ना। तो देखेंगे कि किस तरह की आती है। तो यहाँ पर मैं ज़्यादा अच्छी डायग्राम नहीं बना पाऊँगा, इसलिए आप NCERT का सहारा लेना, है ना। तो उसमें पहली वाली हम इसको देखते हैं।
पहली वाली को आप देखेंगे तो उसमें क्या है कि जब आप स्क्वायर लेयर्स को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो वो सभी स्फीयर वर्टिकली भी अलाइंड होंगे, हॉरिजेंटली भी अलाइंड होंगे और हाइट में भी अलाइंड होंगे। एक्स एक्सिस में भी अलाइंड होंगे, वाई एक्सिस में भी अलाइंड होंगे और तुम्हारे जेड एक्सिस में भी अलाइंड होंगे। तीनों डायरेक्शन में अलाइंड होंगे। दैट मीन्स सभी लेयर्स कैसी होंगी? सेम होंगी। सभी लेयर्स के स्फीयर ठीक एक दूसरे के नीचे जस्ट लाई कर रहे होंगे, एक दूसरे के टच में होंगे। तो कैसी स्ट्रक्चर आएगी? सिंपल क्यूबिक लैटिस स्ट्रक्चर के आएगी उभर के, सिंपल क्यूबिक लैटिस स्ट्रक्चर उभर के आएगी। टाइप कैसा होगा? सभी लेयर्स आइडेंटिकल होंगी, एक दूसरे के सभी लेयर्स के स्फीयर एक दूसरे के नीचे वर्टिकली, हॉरिजेंटली, एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में, जेड एक्सिस में अलाइंड होंगे। दैट मीन्स सभी लेयर्स आइडेंटिकल होंगे। टाइप कैसी होगी? ए टाइप होगी। और हमारा क्रिस्टल लैटिस 3D लैटिस कैसा होगा? सिंपल या प्रिमिटिव क्यूबिक लैटिस आएगा। और हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा? 6 आएगा। कितना आएगा? 6 आएगा। और इसका एग्जाम्पल, बहुत ही रेयर एलिमेंट इसमें मिलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें स्पेस बहुत ज़्यादा होता है। अब पहले देखिए, अब पहले हमने 2 डायमेंशन में स्पेस पढ़ा था। 2 डायमेंशन के स्पेस कौन कौन से थे? स्क्वायर था और ट्रायंगल था। अब यहाँ पर स्पेस कैसा हो जाएगा? 3 डायमेंशन में। कैसे हो जाएगा? पहला स्क्वायर, फिर बाई एक्सिस के स्क्वायर, एक्स एक्सिस के स्क्वायर, वाई एक्सिस के स्क्वायर और आगे पीछे, एक आगे का और एक पीछे का जेड एक्सिस के स्क्वायर। एक स्क्वायर इधर खड़ा किया, एक दीवार ऐसे खड़ी की, एक दीवार ऐसे खड़ी की, एक दीवार ऐसे खड़ी की, एक दीवार ऐसे, अपने आप क्या बन जाएगा? क्यूब। तो यहाँ पर वॉइड कैसा होगा? क्यूबिक होगा। और मैंने तुम्हें बताया था कि 2D में स्क्वायर का एरिया ज्यादा होता है, ऐसे ही 3D में क्यूब का एरिया ज्यादा होता है। इसलिए अगर हम स्क्वायर क्लोज पैकिंग 3D में करते हैं तो जो सिंपल या प्रिमिटिव क्यूबिक लैटिस उभर के आ रहा है, उसमें जो क्यूबिक वॉइड है उसका एरिया, उसका वॉल्यूम सबसे ज़्यादा होता है एम्प्टी। इसलिए एम्प्टी स्पेस बहुत ज़्यादा होता है। और कैसी होती है वो? बहुत ही कम एफिशिएंट होती है। इसलिए बहुत कम एलिमेंट इसको एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि सभी एलिमेंट की टेंडेंसी होती है कि क्लोज पैकिंग अधिक से अधिक हो। इसलिए इसके बहुत ही रेयर एग्जाम्पल होते हैं। और कौन सा एग्जाम्पल है? पोलोनियम। पोलोनियम कैसा होता है? प्रिमिटिव क्यूबिक लैटिस का होता है। दैट मीन्स उसमें कौन सी लेयर क्लोज पैक्ड होती हैं? स्क्वायर लेयर्स क्लोज पैक्ड होती हैं। तो अब हमने पहले इसी के बारे में थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पॉइंट इंडिकेट किए हैं ना, करते हैं। क्लोज पैकिंग of square layers in 3D है ना। अर्थात क्लोज पैकिंग ऑफ स्क्वायर लेयर्स इन 3D, अर्थात स्क्वायर लेयर्स को हम एक दूसरे के ऊपर क्लोज पैक्ड करते हैं। तो सभी लेयर्स मैंने कैसी बताई थी? आइडेंटिकल बताई थी। दैट मीन्स उनके स्फीयर्स है ना, एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में, जेड एक्सिस में, मतलब तीनों डायमेंशन में कैसे होते हैं? अलाइंड होते हैं।
तो सभी लेयर्स कैसी होती हैं, आइडेंटिकल होती हैं। तो क्लोज पैकिंग का टाइप कैसा हो गया, ए टाइप हो गया। सेकंड, एम्प्टी स्पेस मैंने कैसा बताया था, क्यूबिक बताया था, क्यूबिक क्या नाम दिया है इसको, अब एम्प्टी स्पेस जो 3D में है उसको हमने क्या नाम दिया है, वॉइड दिया है ना, क्यूबिक वॉइड होगा। तीसरा, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6 होगा। फोर्थ एग्जाम्पल कौन सा है, पोलोनियम। कौन सा एग्जाम्पल है, पोलोनियम है। फिफ्थ, अब हमारा लैटिस स्ट्रक्चर कैसी आएगी, कैसा इसका यूनिट सेल होगा, प्रिमिटिव। और सिंपल। क्यूबिक लैटिस, अर्थात हमारा 3D लैटिस कैसा होगा, सिंपल या प्रिमिटिव क्यूबिक लैटिस। अर्थात इस मैनर में पार्टिकल्स स्क्वायर क्लोज पैकिंग में उसे है ना, क्यूबिक लैटिस का यूनिट सेल कैसी नेचर का होगा, प्रिमिटिव है ना, प्रिमिटिव या सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होगा। दैट मीन्स उसमें हमें है ना, क्यूब के कॉर्नर पर ही हमें पार्टिकल्स प्रेजेंट हुए दिखाई देंगे। लैटिस पॉइंट केवल कहाँ होगा, क्यूब के कॉर्नर पर। कौन सा क्यूब, जो एम्प्टी स्पेस वाला, जो क्यूबिक वॉइड है, लैटिस पॉइंट इसी के कॉर्नर पर मौजूद होंगे। और कितना होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। दैट मीन्स उस लैटिस पॉइंट पर जो पार्टिकल्स मौजूद है उसके एडजेसेंट बिहेवियर्स कितने होंगे, 6 होंगे। बहुत ही है ना, बहुत ही लेस एफिशिएंट होता है। अर्थात इसमें जो एफिशिएंसी होती है, इसमें ऑक्यूपाइड स्पेस कितना होता है, 6। पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग एफिशिएंसी का क्या मतलब है, कितना स्पेस ऑक्यूपाइड किया, कितनी होती है, 52%। 52%। और एम्प्टी स्पेस कितना हो गया, 48%। ये कहिए कि थोड़ा सा आधे से कम ही एम्प्टी स्पेस रह जाता है, अर्थात आधा स्पेस गिरा और आधा स्पेस नहीं गिरा। तो ऐसे तो है ना, तो इसलिए इसके एग्जाम्पल भी रेयर होते हैं। इसलिए हमने देखा कि नेचर तो सब दोनों तरह को फॉलो करती है। अगर एक ही तरह को, अगर स्क्वायर हेक्सागोनल को ही फॉलो कर रही होती तो स्क्वायर को कौन पड़ता, लेकिन देखा कि ये बहुत लेस एफिशिएंट होता है। इसके एग्जाम्पल भी कैसे हैं, बहुत ही रेयर हैं। कौन सा एग्जाम्पल है, केवल पोलोनियम, वो भी कैसा है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, पोलोनियम है ना। पोलोनियम रेयर एग्जाम्पल है। कैसी में है ना, इसमें कैसी इसकी 3D, कैसे इसमें यूनिट सेल पाए जाते हैं, प्रिमिटिव या सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल पाए जाते हैं। ठीक है। अब दूसरी कौन सा है, क्लोज पैकिंग। क्लोज पैकिंग ऑफ हेक्सागोनल लेयर्स। क्लोज पैकिंग ऑफ हेक्सागोनल लेयर्स जब आपने हेक्सागोनल 2D स्ट्रक्चर पढ़ी थी तो तुमने उसमें देखा था कि स्फीयर्स वर्टिकली अलाइंड नहीं थी,
अर्थात पहली रो के स्फीयर के नीचे दूसरी रो का स्फीयर नहीं था। कैसे थे? अल्टरनेट थे, एबी मैनर में थे, हॉरिजेंटली और वर्टिकली अलाइन नहीं थे। क्यों? क्योंकि उनका वॉइड कैसा था, उनका एम्प्टी स्पेस कैसा था? ट्राइएंगुलर, और वो भी दो तरह के थे, एक अपर वर्टेक्स वाला और एक लोअर वर्टेक्स वाला। अपर वर्टेक्स, लोअर वर्टेक्स वाला। तो हमें यहाँ यही देखना है कि दूसरी लेयर भी, कोई जरूरी नहीं है कि दूसरी लेयर के स्फीयर पहली लेयर के स्फीयर के ऊपर ही पड़े आकर के। क्यों? क्योंकि वर्टिकली और हॉरिजेंटली अलाइंड नहीं है, वो हॉरिजेंटली तो है, वर्टिकली अलाइंड नहीं है। इसलिए कोई जरूरी नहीं है कि पहली रो के स्फीयर के नीचे पहली लेयर के स्फीयर के ऊपर दूसरी लेयर के स्फीयर ही लाई करें, ये कोई जरूरी नहीं है और पढ़ते भी नहीं है। अगर लाई करने की कोशिश करोगे तो वो टिक नहीं पाएंगे, वो लेयर गिर जाएगी। तो क्या करते हैं कि पहली लेयर के जो ट्राइएंगुलर वॉइड हैं, उन ट्राइएंगुलर वॉइड के ऊपर दूसरी लेयर के स्फीयर रखते हैं। और ऐसा करते समय तुमने देखा था कि उस लेयर में, हेक्सागोनल लेयर्स में दो तरह के वॉइड थे, एक अपर वर्टेक्स वाले, एक लोअर वर्टेक्स वाले। अर्थात अगर आपने ए वाले घेरे ऑक्यूपाई किए, ए वाले वॉइड पर, ट्राइएंगुलर वॉइड पर स्फीयर रखा, तो बी वाला ऑक्यूपाई नहीं होगा। अगर बी वाले पे ऑक्यूपाई होगा तो ए वाला नहीं होगा ऑक्यूपाई। अर्थात एक ही तरह की, या तो ए वाले ऑक्यूपाई करिए, या तो अपर वर्टेक्स वाले ऑक्यूपाई करिए, या लोअर वर्टेक्स वाले ऑक्यूपाई करिए। एनसीईआरटी में बहुत अच्छा डायग्राम दे रखा है। कहने का मतलब है कि जब ये जैसे ये पहली लेयर। अब इसमें जैसे ये वॉइड ए, ये बी, ए बी, ए बी, ए बी, ए, अर्थात इस तरह से। अगर ए को ऑक्यूपाई करोगे तो बी ऑक्यूपाई नहीं होगा, बी को ऑक्यूपाई करोगे तो ए ऑक्यूपाई नहीं होगा। कहने का मतलब है हेक्सागोनल लेयर में सभी ट्राइएंगुलर वॉइड ऑक्यूपाई नहीं होंगे। तो आप सपोज कीजिए आपने कौन सा ऑक्यूपाई किया? बी वाला ऑक्यूपाई किया। इसको ऑक्यूपाई किया, तो देखो ए वाला अपने आप छूट रहा है। फिर देखिए बी वाले को ऑक्यूपाई करिए, इस तरह से
ऐसे ही अब ये कौन सा है, ये अपर वर्टेक्स वाला है, ये ए है, ये बी है। अब बी वाले को ऑक्यूपाई करिए, ऐसे ही इस बी वाले को ऑक्यूपाई करिए। ये लेयर कौन सी आ गई, तुम क्या देख रहे हो कि जब हम सेकंड लेयर के हेक्सागोनल लेयर्स के स्फीयर के वो है ना, सेकंड हेक्सागोनल लेयर्स के स्फीयर को हम फर्स्ट लेयर के हेक्सागोनल लेयर्स के बी वॉइड पर रखते हैं, तो ए वॉइड हमारा खाली रह जाता है ना, ए वॉइड खाली रह जाता है। दैट मीन्स ये कौन सा है, बी, तो कौन सा आ गया ये, ये ए, तो तुम देख रहे हो जब हम पहली लेयर के 3 स्फीयर के बी वॉइड के ऊपर सेकंड लेयर का स्फीयर रखते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि इसके नीचे कोई भी और स्फीयर नहीं है, कोई भी स्फीयर नहीं है। अर्थात जब हम तीसरी लेयर के स्फीयर रखेंगे तब वो पहली रो के स्फीयर के ऊपर आएंगे। दैट मीन्स, और तुम यहाँ पे ध्यान से देखिए, एक तो ये वॉइड बना, एक तो वो वॉइड बना जो 4 स्फीयर से घिरा हुआ था, एक वो वॉइड बना जो 6 स्फीयर से घिरा हुआ था। इस स्फीयर को देखिए, इस वॉइड को देखिए, इस वॉइड को अगर आप ध्यान से देखें तो सेकंड लेयर का ट्राइएंगुलर वॉइड किसके ऊपर रखा हुआ है ना, फर्स्ट लेयर के वॉइड के ऊपर रखा हुआ है। अगर आप इस पर, अगर आपने फिर वही पैटर्न अपनाया कि केवल लोअर वर्टेक्स वाले ऑक्यूपाई करने हैं, तो हम क्या देखेंगे कि इस तरह का वॉइड बन के आएगा। अर्थात फर्स्ट लेयर के 3 स्फीयर, 1 2 3 स्फीयर, फिर सेकंड लेयर के 3 स्फीयर, 1 2 3, तो कितने हो गए, 6 हो गए। अर्थात फर्स्ट लेयर, ये फर्स्ट लेयर है और ये सेकंड लेयर है, इसके 3 वॉइड, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ के सेकंड लेयर के फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ। तो हम अगर हेक्सागोनल लेयर्स क्लोज पैक करते हैं तो किस तरह से क्लोज पैक करते हैं कि फर्स्ट हेक्सागोनल लेयर्स के ऊपर, फर्स्ट हेक्सागोनल लेयर्स के है ना ट्रायंगुलर वॉइड, और वो भी एक ही प्रकार के, चाहे वो अपर वर्टेक्स वाले हों चाहे वो लोअर वर्टेक्स वाले हों, उनमें से एक ही के ऊपर हम क्या रखते हैं, सेकंड लेयर के स्फीयर रखते हैं। तो 2 प्रकार के वॉइड क्रिएट होते हैं, एक टेट्राहेड्रल वॉइड और एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो इसमें 2 तरह के वॉइड क्रिएट हुए। पैटर्न कौन सा हो गया, ए बी टाइप, ठीक है ना। और इस पैटर्न को छोड़िए क्योंकि अभी 3D स्ट्रक्चर बनी नहीं है, अभी तो केवल हमने एक ही लेयर तो रखी है। तो अगर हम फर्स्ट लेयर के ऊपर सेकंड लेयर, हेक्सागोनल सेकंड लेयर बना रखते हैं तो 2 तरह के वॉइड क्रिएट होते हैं। फर्स्ट टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड, सेकंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अर्थात इन चारों स्फीयरों की हम सेंटर को मिलाते चले जाएं तो क्या बनता है, टेट्राहेड्रल बनता है।
टेट्राहेड्रल, अर्थात यहाँ पे क्या होगा, ये वॉइड हो गया, पहला स्फीयर, दूसरा स्फीयर, तीसरा स्फीयर, और ये कौन सा स्फीयर है, फर्स्ट लेयर का, सो सेकंड लेयर का, ये ये 2, 3, 4 कौन से स्फीयर हैं, फर्स्ट लेयर, ये कौन सी लेयर का है, सेकंड लेयर, तो ये टेट्राहेड्रल वॉइड बनता है। और ये कौन सा है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, इसमें कितने स्फीयर सराउंड किए होते हैं, 4, और इसमें कितने स्फीयर सराउंडिंग किए होते हैं, 6, है ना। तो कहने का मेरा मतलब है कि जब हम फर्स्ट हेक्सागोनल लेयर के ना ट्रायंगुलर वॉइड के ऊपर सेकंड हेक्सागोनल लेयर के है ना स्फीयर रखते हैं, तो उस सेकंड लेयर में, उस क्लोज पैकिंग में, फर्स्ट और सेकंड हेक्सागोनल लेयर्स की क्लोज पैकिंग में 2 तरह के वॉइड जनरेट होते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड। जैसे ना टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड 2 तरह के जनरेट होते हैं, और याद रखना कि टेट्राहेड्रल वॉइड साइज में छोटा होता है क्योंकि ये 4 के द्वारा सराउंडिंग होता है, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड बड़ा होता है, अर्थात ये है ना 6 के द्वारा सराउंडिंग होता है। तो अब हम जब तीसरी लेयर को किसके ऊपर रखेंगे, थर्ड लेयर। जब फर्स्ट और सेकंड लेयर हमने क्लोज पैक की थी तो 2 तरह के वॉइड जनरेट हुए थे सेकंड लेयर में, एक टेट्राहेड्रल वॉइड और एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब हमारे पास 2 ऑप्शन हैं थर्ड लेयर रखने के। थर्ड लेयर रखने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है कि या तो हम टेट्राहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई करें या हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड को। अगर हमने टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई किया तो हमारा एबी पैटर्न बनेगा, अर्थात हमारी थर्ड लेयर फर्स्ट लेयर की आइडेंटिकल होगी, फोर्थ लेयर सेकंड लेयर की आइडेंटिकल होगी, एबी पैटर्न बनेगा। और हमारी क्रिस्टल लैटिस कैसी आएगी, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग लैटिस आएगी, अर्थात उसका यूनिट सेल कैसा होगा, हेक्सागोनल यूनिट सेल होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 12 होगा। 12 कैसे होगा, 12 ऐसे होगा कि 6 तो अपनी लेयर में, अर्थात 6 तो अपनी लेयर में ही उसको सराउंडिंग किए होंगे, और 3 ऊपर की लेयर में और 3 नीचे की लेयर में। पैकिंग एफिशिएंसी कितना होगा, 74%। तो अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देयर आर 2 ऑप्शंस to put third layer on second layer। अर्थात थर्ड लेयर को सेकंड लेयर के ऊपर पुट करने में 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है, कवरिंग टेट्राहेड्रल वॉइड, दूसरा ऑप्शन क्या है, कवरिंग ऑक्टाहेड्रल। तो 2 ऑप्शंस कौन से हैं हमारे, कौन से हैं, फर्स्ट कवरिंग टेट्राहेड्रल वॉइड और दूसरा क्या है, कवरिंग ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अर्थात जब हम सेकेंड लेयर के ऊपर थर्ड लेयर की स्फीयर रखते हैं तो हमने क्या ऑब्जर्व किया था कि सेकेंड लेयर में 2 तरह के वॉइड बन रहे थे, एक टेट्राहेड्रल वॉइड और एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो अब हमारे पास 2 ऑप्शन हैं कि हम टेट्राहेड्रल को ऑक्यूपाई करेंगे, अर्थात थर्ड लेयर के स्फीयर को हम टेट्राहेड्रल वॉइड पर रखेंगे, या थर्ड लेयर के स्फीयर को हम ऑक्टाहेड्रल पर रखेंगे। तो पहला हम किसको कंसीडर करते हैं, कवरिंग टेट्राहेड्रल वॉइड।
दैट मीन्स थर्ड लेयर के स्फीयर्स को हेक्सागोनल थर्ड लेयर की जो कैसी है हेक्सागोनल लेयर की है उसके स्फीयर को हम सेकंड लेयर में जो टेट्राहेड्रल वॉइड जनरेट हो रहे हैं आफ्टर द क्लोज पैकिंग ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड हेक्सागोनल लेयर्स जो जनरेट हुए टेट्राहेड्रल वॉइड लेयर्स में, तो हम अब किसको ऑक्यूपाई कर रहे हैं थर्ड लेयर के स्फीयर के द्वारा टेट्राहेड्रल वॉइड की ऑक्यूपाई कर रहे हैं। जब हम उसको ऑक्यूपाई करते हैं तो टाइपिंग कैसी आती है ना, क्लोज पैकिंग पैटर्न कैसा होता है, ए बी। इसका मतलब क्या है कि थर्ड लेयर किसके आइडेंटिकल होती है फर्स्ट लेयर के, सेकंड लेयर किसके आइडेंटिकल होती है फोर्थ लेयर के आइडेंटिकल होती है। सेकंड क्रिस्टल लैटिस कैसा होता है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग HCP, अर्थात हमारा क्रिस्टल लैटिस कैसा आता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। यूनिट सेल कैसा आएगा, हमारा यूनिट सेल कैसा आएगा हेक्सागोनल यूनिट सेल आएगा। इसमें एटम्स की संख्या मैंने कितनी बताई थी 6 बताई थी, है ना 6 बताई थी। टोटल एटम्स की संख्या कितनी होती है उसमें 6 होती है ना, तो कितना आता है हेक्सागोनल, है ना। यूनिट सेल कैसा हो गया इसका हेक्सागोनल यूनिट सेल हो गया। क्लोज पैकिंग पैटर्न कैसा हो गया, क्रिस्टल सिस्टम कैसा हो गया, क्रिस्टल लैटिस कैसा हो गया हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग वाला हो गया, जिसको हम शॉर्ट में क्या कहते हैं HCP कहते हैं। थर्ड कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 12। इस 12 में 6 ऑन लेयर्स, 6 तो अपनी ही लेयर में होंगे, 3 तीन स्फीयर जो टच में होंगे वो ऊपर वाली के होंगे, एंड 3 इन लोअर लेयर या बिलो लेयर। है ना, 6 तो अपनी ही स्फीयर अपनी ही जैसे ये है 6 तो इसी में टच होंगे, 1 2 3 4 5, 3 इससे ऊपर वाली में होंगे और 3 इससे नीचे वाली में होंगे। टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया 6 आ गया। फोर्थ पैकिंग एफिशिएंसी कितनी आई, पैकिंग एफिशिएंसी मीन्स कितना स्पेस ऑक्यूपाई हुआ, अवेलेबल स्पेस का 74%, है ना। 100 में से माइनस कर देंगे तो क्या निकल आएगा एम्प्टी स्पेस निकल आएगा। एम्प्टी स्पेस कितना हुआ 26% हो गया। एग्जाम्पल्स कौन कौन से एलिमेंटों में ये पाई जाती है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, टाइटेनियम, जर्कोनियम, जिंक, किन में पाई जाती है बेरिलियम, मैग्नीशियम, टाइटेनियम, जर्कोनियम, जिंक इनमें पाई जाती है। अब हमारे पास तो हमने अब किसको ऑक्यूपाई किया था टेट्राहेड्रल को। टेट्राहेड्रल में हमने क्या कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थी, ए बी टाइप होता है, दैट मीन्स थर्ड लेयर इज आइडेंटिकल टू द फर्स्ट लेयर। लैटिस कैसा होता है उसका हेक्सागोनल होता है, दैट मीन्स यूनिट सेल कैसा होता है हेक्सागोनल यूनिट सेल होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर 12 आता है ना, 6 अपनी लेयर में, 3 ऊपर वाली में और 3 नीचे वाली में होते हैं। पैकिंग एफिशिएंसी 74%,
अर्थात उसमें कितना स्पेस खाली रह जाता है, 26%। ये इसके एग्जाम्पल हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, है ना, टाइटेनियम, जर्कोनियम, जिंक और है ना, और भी हो सकते हैं, है ना। अब हम किसको कवर कर रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर कर रहे हैं। ऑक्टाहेड्रल वॉइड को जब हम कवर करते हैं तो हमने ये देखा था ऑक्टाहेड्रल वॉइड में, टेट्राहेड्रल वॉइड में तो नीचे कोई स्फीयर नहीं था, लेकिन ऑक्टाहेड्रल में तो ना तो नीचे कोई स्फीयर होगा और ना ही ऊपर कोई स्फीयर होगा। दैट मीन्स इसमें तो थर्ड लेयर आइडेंटिकल थी, उसमें फोर्थ लेयर आइडेंटिकल होगी। कौन सी होगी, ए बी सी, अर्थात ये है ना, ये इसके आइडेंटिकल होगी, अर्थात पहली लेयर भी दूसरी लेयर से अलग होगी और दूसरी लेयर तीसरी लेयर से अलग होगी। चौथी लेयर जब जो है, फोर्थ लेयर इज आइडेंटिकल टू फर्स्ट, फिफ्थ लेयर इज आइडेंटिकल टू सेकंड। क्योंकि टेट्राहेड्रल वॉइड में तो नीचे की ओर एक वॉइड नहीं था, वो कोई स्फीयर नहीं था, लेकिन ऑक्टाहेड्रल में ना तो कोई ऊपर स्फीयर था और ना ही कोई नीचे स्फीयर था। इसलिए वहां पर तीनों लेयर डिफरेंट होती हैं, ए बी सी। जब फोर्थ लेयर पहली लेयर के आइडेंटिकल होगी, फिफ्थ लेयर है ना, फिफ्थ लेयर सेकंड लेयर के आइडेंटिकल होगी। तो इस तरह से हम देखते हैं। और हमारा क्रिस्टल लैटिस कैसा हो जाएगा, क्रिस्टल लैटिस कैसा हो जाएगा, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, CCP, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। और इसका यूनिट सेल कैसा होगा, कैसा यूनिट सेल होगा, FCC यूनिट सेल होगा। क्यूबिक क्लोज पैकिंग का यूनिट सेल कौन सा होगा, FCC यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर कितने होंगे, 12 होंगे। कैसे होंगे, 6 अपर लेयर में और 6 बिलो लेयर में। अर्थात ये जैसे है, ये 6 तो ऊपर वाली में होंगे और 6 इसमें होंगे और 6 इसमें होंगे। अर्थात 6 अपर लेयर में और 6 बिलो लेयर। कोऑर्डिनेशन नंबर, पैकिंग एफिशिएंसी HCP में CCP के बराबर ही होती है, अर्थात CCP में पैकिंग एफिशिएंसी HCP के ही बराबर होती है। एग्जाम्पल इसमें कौन से होते हैं, जो मेटल्स हमारे कैसे हैं, हैवियर। जैसे हैवियर का मतलब है ना, जैसे कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, एक एल्युमिनियम। ये एल्युमिनियम हैवियर नहीं है, लेकिन इसमें ये आ जाता है, ये इसमें पाए जाते हैं, है ना। तो तुमने देखा HCP का यूनिट सेल कौन सा था, हेक्सागोनल यूनिट सेल था। CCP का यूनिट सेल कौन सा है, FCC यूनिट सेल, FCC यूनिट सेल है। तो ये अब तुमने 3 तरह के यूनिट सेल 3D में पढ़ लिए। जब स्क्वायर क्लोज पैकिंग करते हो तो उसमें सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल बनता था। जब तुम हेक्सागोनल में टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई करते हो तो हेक्सागोनल यूनिट सेल बनता था। और जब ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई करते हो तो कौन सा बनता है, कौन सा यूनिट सेल आता है, FCC यूनिट सेल। अब कौन सा रह गया, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। उस बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल रह गया। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल के लिए क्लोज पैकिंग कैसी होनी चाहिए, नोट में देखिए, इन
सिंपल HCP और CCP के अलावा, है ना, सिंपल HCP और CCP, है ना, के अलावा एक फोर्थ प्रकार की भी होती है। वो कौन सी है? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक BCC क्लोज पैकिंग। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग होती है, जिसमें पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग में पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है? 68%। एम्प्टी स्पेस कितना होता है? 32%। कौन कौन से मेटल्स में पाया जाता है, एलिमेंट्स में पाया जाता है? आयरन, क्रोमियम, नियोबियम और टंगस्टन, इनमें पाया जाता है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 8 होता है ना। टंगस्टन अर्थ कहने का मतलब है ये सिंपल से ज्यादा एफिशिएंट होता है, CCP से कम एफिशिएंट, है ना, HCP और CCP से कम एफिशिएंट होता है। तो आज जो है इस वीडियो में तुमको सॉलिड्स की क्लोज पैकिंग समझाई थी कि सॉलिड्स की 3D स्ट्रक्चर और उनके पार्टिकल की क्लोज पैकिंग से कैसे होकर के आती है। तुमने देखा 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, और उसमें कैसे क्रिस्टल लैटिस बनते हैं। जैसे स्क्वायर क्लोज पैकिंग की थी तो उसमें सिंपल बना था, फिर तुमने टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई करके की थी तो SCP बना था, फिर ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई करके की थी तो क्या बना था? FC, है ना, CCP, और उसमें यूनिट सॉल्व कौन सा था? FCC, और फोर्थ जिसको मैंने शॉर्ट में समझा दिया है वो कौन सा है? बॉडी सेंटर्ड क्लोज पैकिंग है ना। बॉडी सेंटर्ड क्लोज पैकिंग ESP पैकिंग एफिशिएंसी 68%, एम्प्टी स्पेस 32%, कोऑर्डिनेशन नंबर 8, ये इसके एग्जाम्पल हैं। आज का तुम्हें वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करना। कल इसी समय तुमको ये बताएंगे कि ये जो वॉइड मैंने तुम्हें पढ़ाए हैं, कौन कौन से वॉइड पढ़ाए हैं? टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड। इस FCC या CCP क्लोज पैकिंग में कहाँ लाई करते हैं, इनका लोकेशन कितना होता है, कहाँ होता है, और ये एक यूनिट सेल में कितनी संख्या में होती है, ये कल तुम्हें डिस्कस करके बताया जाए।